हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के फुल सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी तैयारी को चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस को एनहांस करेंगे और 20 में से 20 दिलाने में बहुत मददगार होंगे। और हाँ, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो सीरीज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का, तो पार्ट 1 का जो वीडियो का लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सीरीज में, जहां पर पहला क्वेश्चन ये रहा। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड और आप देख सकते हैं कॉर्नर पे घड़ी चल चुकी है। 60 सेकंड में आपको क्रैक करना है और सीयूटी में भी ये सभी क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसोसिएटेड विद द गिवन स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इज सुटेबल इन सिमिलर सिचुएशंस इन मेनी केसेस। बी, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स मस्ट बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स। C, principles of management can be modified, and D, none of the above। तो जल्दी से चैट बॉक्स पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं ताकि मैं देखूं कितने लोगों ने इसको सही क्रैक किया है। तो यस, 10 मोर सेकेंड्स। और राइट आंसर अगर आपका बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज बी और ये बी स्क्रीन पे पॉपअप हो चुका है आंसर। द राइट आंसर यहीं पे है कि जो एप्लीकेशन जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका जो एप्लीकेशन है वो एज पर द रिक्वायरमेंट, जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो चेंज होते हैं। तो यहां पर पहला आंसर आपका है बी। सेकेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें जो स्टोरी गिवन है वो हो सकता है स्टोरी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपके आंसर्स अलग अलग माइंड में आए, बट कुछ की वर्ड्स हैं जिसकी वजह से आप आंसर को क्रैक कर सकते हैं। सविता, अ फ्लोर मैनेजर, इज इन अ मॉल। शी हैज वेरी बिजी शेड्यूल एंड हैज अराउंड 10 to 12 सेल्स पर्सन अंडर हर हु हेल्प डेली कस्टमर्स चूज देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिस्प्ले शेल्व्स। यानी एक मॉल में वो फ्लोर मैनेजर है और काफ़ी सारे सेल्स पर्सन उसके अंदर काम करते हैं, जहाँ पे डेली कस्टमर्स को वो हेल्प करते हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट पे से प्रोडक्ट को देने के लिए। रिसेंटली बिजनेस एक्सपैंड होने लगा, लीडिंग टू द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फ्लो along with the number of brands on shelves. However, due to good packaging by upcoming brands, the need to increase the number of salesperson was not required. यानी जितना भी है जो एरिया बढ़ने लगा और कस्टमर्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, बट क्योंकि गुड पैकेजिंग की वजह से जितने सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं उनकी अच्छी पैकेजिंग है, अब नंबर ऑफ सेल्स पर्सन को इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। द कस्टमर्स हु विजिट सविता's फ्लो filled feedback form in which they showed their tendency to buy certain high quality brands because they felt proud of using them. On the basis of the survey, she was able to identify the top 5 brands. They were Finn, Delicanto, Chacha, Khushbu, Stars on Sky and Sea Rock. Which importance of packaging is indicated above? तो अब 60 सेकंड्स पूरे हुए। अगर आपके मन में आंसर आ रहा है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, आपको लग रहा है कि इनोवेशन की वजह से ही हो रहा है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन शायद आपके माइंड में क्लिक कर सकता है, बट ये जो लाइंस हैं अगर आप देखें जहां पे लिखा है मॉल और वो भी शेल्फ के अंदर प्रोडक्ट कस्टमर खुद ले पा रहा है, यानी एक तरह से सेल्फ सर्विस हो रही है, तो आंसर शुड बी बी। और ये आपकी बुक में स्टेट, ये एग्जांपल है, ये लाइन है, वहीं से इसको लिया गया है। तो यहां पर है सेल्फ सर्विस आउटलेट शुड बी द राइट आंसर। देखते हैं क्या बी आंसर है। बिल्कुल बी पॉपअप हो चुका है और राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज डन बाय, कौन से लेवल पे हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय होती है? क्या टॉप लेवल पे होती है, क्या बी मिडिल लेवल पे होती है, क्या सुपरवाइजरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है आपका राइट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आप टॉप लेवल लिख दें आंसर, बट टॉप लेवल बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज टॉप लेवल का काम और भी इससे ज्यादा बड़ा होता है। तो राइट आंसर शुड बी व्हाट? बी। और देखते हैं आपके और मेरे आंसर मैच कर रहे हैं। यस, आपने भी सही आंसर दिया होगा और आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case a consumer is not satisfied with the order passed by the district commission, he can further make an appeal in the state commission within a time period। ये मैंने आपको पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें मैंने को हिंट दिया था कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है आप 30 डेज लिख के आए, हो सकता है 20 डेज, 45, 10, बट राइट आंसर अगर आपने बिल्कुल स्पेसिफिकली पढ़ के गए तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी 45 डेज। तो देखते हैं क्या है आपका राइट आंसर। यस, द राइट आंसर इज व्हाट? 45 डेज। Next question, Vikas works as a production manager in a company. Due to excess work, he transfers some of his authority of performance to his subordinate, Kunal. However, the company did not like this move. कंपनी को अच्छा नहीं लगा बिकॉज सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि विकास ने खुद ही अपनी अथॉरिटी दे दी कुणाल को। इससे र्यूमर हो गया, दिस क्रिएटेड र्यूमर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और लगा कि विकास को शायद निकाल दिया जाएगा जॉब से।
It was later clarified that no such step was taken by the top management. आपने ये बताना है which type of structure, यानी organization structure की बात हो रही है, is highlighted in the line विकास वर्क्स एज द प्रोडक्शन मैनेजर। तो बीच की जो है ना वो कहानी आपको भटकाने के लिए मेन फोकस ये है कि वहां पे टॉप लाइन में लिखा है प्रोडक्शन मैनेजर, यानी यहां बात है एक्टिविटी की, फंक्शन की, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा है। तो आपने बताना है यहां पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हाईलाइट है। तो आपको पता है जब भी हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की तो वहां पर फंक्शन के बेस पे, एक्टिविटी के बेस पे हम डिवीजन करते हैं, और जब बात करते हैं प्रोडक्ट के बेस पे वो होता है हमारा डिविजनल। तो यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ उसके पोस्ट, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? आंसर शुड बी व्हाट, ईदर ए फंक्शनल या बी डिविजनल या मैट्रिक्स या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर मेरा आंसर मैच करेगा कब? जब आप बोलेंगे फंक्शनल, और यस फंक्शनल इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आने वाला है फंक्शन और डिवीजन का पक्का, तो आप इसको अच्छे से, इसका जो डिफरेंस है वो पढ़ के जाइएगा, श्योर शॉट ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेशन का मतलब किसी को नहीं, तो ये लॉ होता है, प्रोविजन जो पास करती है गवर्नमेंट, तो वो कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का? तो आप बोलेंगे क्या वो पॉलिटिकल है? तो यहाँ पर पॉलिटिकल तो कोई नहीं नजर आ रहा कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक, कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर इसमें नहीं नजर आ रहा, और वहाँ वर्ड है लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन एल और लीगल, यानी लॉ, यानी प्रोविजन कोई अगर गवर्नमेंट पास कर रही है तो वो एक लीगल होगा, लीगल एनवायरनमेंट। तो क्या आपका मेरा आंसर अगर सी है तो सही होगा आंसर, अगर आपने सोच लिया तो? हाँ, अगर आपने सी सोच लिया तो आपका मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज फॉर कंप्यूटर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। गूगल विद इस गूगल ड्राइव सर्विस के साथ आ गया, एप्पल अपने आई क्लाउड के साथ आ गया। दे एनेबल द यूजर्स टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक एंड मूवीज ऑन वेब बेस्ड सर्वर्स। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड, यानी ये बता रहा है कि इन सब को देखने के बाद कि हर कंपनी ने, गूगल ने गूगल ड्राइव निकाल लिया, एप्पल ने आई क्लाउड निकाल लिया, तो इससे कौन सा फीचर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट का हाईलाइट होता है? चाहे वो डायनेमिक है, क्या ए, बी है इंटररिलेटेडनेस है, या सी रिलेटिविटी है, या डी है अनसर्टेनिटी। हो सकता है आपके मन में आंसर ए आ रहा होगा डायनेमिक की, डायनेमिक देख के कि ये, बट अगर आप देखेंगे आपकी बुक में स्पेसिफिकली ये मेंशन है, जहां पर भी इस तरह का कोई फैशन चेंज हो रहा है, कोई अनसर्टेनिटी आ रही है, वो आंसर रहेगा डी अनसर्टेनिटी। तो यहां भी अगर आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एक नई तरह की आ रही है, यानी इन्होंने नए नए ऑप्शन निकाल दिए हैं बिकॉज अनसर्टेनिटी आई है। जब भी अनसर्टेनिटी आएगी तो आपको एक बेटर वर्जन आप यहां निकालेंगे, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो है डी, डी इज अनसर्टेनिटी। देन मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स डैश इन टर्म्स ऑफ डैश टू बी अचीव। इसमें से अगर आप आंसर सोच सकते हैं, हो सकता है आपको लगे आंसर ए या बी, पॉलिसी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं पॉलिसी को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या सी लगे ह्यूमंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में, या डी टेक्निक्स को रिसोर्सेज में ट्रांसलेट करते हैं। बट इन सबको पढ़ने के बाद मेरा ये और आपका ये मानना होना चाहिए कि आप एग्जाम में लिख के आए कि यहाँ पर मैनेजमेंट क्या करती है, ट्रांसलेट करती है वर्क को, एक्टिविटीज को किस में कन्वर्ट करती है? अपने ऑब्जेक्टिव यानी एंड रिजल्ट यानी गोल के अंदर। सो आपका मेरा आंसर मैच होना चाहिए किसको लेके? ए को। तो देखते हैं कि आपने ए आंसर लिखा है। बिल्कुल, अगर आप ए आंसर सोच रहे हैं तो आपका मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। Next, the objective is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customers. The given statement highlight the objective. Which technique of scientific management, यानी जो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें से कौन सा ये ऑब्जेक्टिव हाईलाइट कर रही है? देखते हैं। द गिवन स्टेटमेंट हाईलाइट विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सी टेक्निक आपको लगता है कि इसके अंदर से हाईलाइट हो रही है? तो यहां पे ये सीधी सीधी लाइन अगेन बुक से लिया गया है, और यहां पर आंसर आपका मेरा, अगर आपको लग रहा है कि आंसर ए है टाइम स्टडी, तो टाइम की तो कोई बात नहीं कर रहे। आपको अगर लगे मोशन स्टडी, तो यहां पे कोई डिफरेंट मोशंस की बात नहीं हो रही कि किस तरह से काम किया जा रहा है, कोई थकावट की फैटिक स्टडी की बात नहीं हो रही। तो यहां पर जो हो रही है वो आंसर है कि मेथड स्टडी, बिकॉज इस पर्टिकुलर परफेक्ट मेथड से, परफेक्ट एक्टिविटी के थ्रू आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, और आपके कस्टमर खुश हो सकते हैं। तो सही मेथड से आप ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो आपका मेरा आंसर होना चाहिए बी, एंड यस द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अब आपने मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ। कई बार ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों का, तो मैं कहूँगा आप सारे के सारे मैच मत कीजिए। अगर आपने कोई दो भी क्रैक कर लिए तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला कॉलम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड बी में है अपवर्ड कम्युनिकेशन, सी है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तीनों कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। और राइट वाले कॉलम में, कॉलम 2 में है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट लीव, प्रोडक्शन मैनेजर कॉन्टेक्ट कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर के साथ। और थर्ड है सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज टू अटेंड अ मीटिंग। तो अब आपने देखना है अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा तो डाउनवर्ड में एप्लीकेशन फॉर ग्रांट लीव
तो डाउनवर्ड तो जाएगा नहीं। टॉप लेवल का कोई आदमी लीव लेने के लिए नीचे नहीं जाएगा, तो ये नहीं है। सेकंड, प्रोडक्शन और मार्केटिंग मैनेजर दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं, तो वो भी डाउनवर्ड नहीं है। तो ए के लिए होना चाहिए थर्ड, सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज टू अटेंड मीटिंग। जैसे स्कूल्स में होता था, हमने जॉब किया, प्रिंसिपल जब मैम मीटिंग रखती थी तो एक रजिस्टर में लिख के भेजते थे और सबको साइन करना पड़ता था, तो वहां से लेके नीचे तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती थी। तो ए का आंसर है थर्ड। अपवर्ड की बात करें, अपवर्ड कहां होगा? बी का आंसर होना चाहिए वन, यानी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव। अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो आई विल गो टू माय प्रिंसिपल, तो अपवर्ड होगा। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया वन। तो अगर आप देखें इन दो को ही क्रैक करने के बाद आंसर मैच कीजिए, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, और आप कहेंगे यस सर मुझे आंसर मिल गया है, और वो आंसर है सी, जहां पर ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है। और उसके बाद तो आप समझ जाइए कि जो थर्ड का है, जो सी है, वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन और मार्केटिंग मैनेजर वाला, यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rishabh has joined as a creative head in an entertainment company. He always ensures that the work has been divided into small and manageable activities. And also, the activities of similar nature are grouped together. Identify the related step in the organizing process being mentioned in the above line. तो जो आपको पता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है? हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद एक बार डिपार्टमेंट बन जाए, सिमिलर जो काम है, और डिपार्टमेंटेशन के अंदर ही हम लोग करते हैं फंक्शनल और डिविजनल। और एक बार वो डिसाइड हो गया, फिर हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, और उसके बाद होता है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, यानी अथॉरिटी देते हैं, और उस अथॉरिटी के साथ ही डिसाइड होता है कि टॉप, मिडिल लेवल और लो पे कौन काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा। तो यहां पर ऋषभ ने जो क्रिएटिव हेड ने ज्वाइन किया है, आपने बताना है कौन सा रिलेटेड स्टेप है जो यहां पर मेंशन किया गया है। तो सोच के बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे, ही always ensure that the work has been divided into small and manageable activities and also the activities of similar nature are grouped together। ये वर्ड जो है ग्रुप टुगेदर, यहां ग्रुप टुगेदर से वर्ड आप आ सकता है, यानी सेकंड स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वो रहेगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी पहला ए पार्ट हो चुका है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, वर्क को डिवाइड कर लिया, वो कर चुका है, वो ए पार्ट हो चुका है। तो ए को अगर आप आंसर लिख के आएंगे तो ए तो हो चुका है, ए के बाद बी भी मेंशन है, एंड के बाद ऑल्सो द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। और जहां ये ग्रुप टुगेदर आ गया, इसका मतलब दूसरा पड़ाव होगा, और वो होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंटेशन के बाद ही सी होता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, और एक बार असाइन ड्यूटीज हो जाए उसके बाद होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जहां पर कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो डिसाइड किया था। तो आपका मेरा आंसर अगर बी है तो बिल्कुल परफेक्ट है, और आपको मिल गए पूरे मार्क्स। अंडर विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency of the firms। आप बताएंगे मार्केटिंग, जो कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के अंदर हमने आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आपके टीचर ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बताया, मार्केटिंग बताया, सेलिंग, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस बताया होगा। आपको क्या लगता है कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर ज़्यादा एम्फेसिस होता है इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म? तो अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं। अगर आप लिखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तो वो आंसर गलत होगा, बिकॉज यहां प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम किया जाता है, उसको बेहतर बनाने पे काम किया जाता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्शन का मतलब है बल्क मास प्रोडक्शन में हम प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो कॉस्ट पर यूनिट है, यानी जो एफिशिएंसी आ जाए, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ जाए। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर पूरा फोकस होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपके नीड और वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना होता है, और सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ सेल्स पे ध्यान होता है, कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए। तो अब अगर आप कीवर्ड समझ चुके हैं कि इंप्रूविंग द प्रोडक्शन से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वैसे ही मिल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी वर्ड आ गया तो वो भी प्रोडक्शन है, कि यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो आपका मेरा आंसर होना चाहिए बी, और यस, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which step of the planning process pros and cons of each alternative are examined। अगर आपने प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जल्दी से देख पाएंगे। क्या वो ऐसा जहां पे हर एक ऑल्टरनेटिव जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसका प्लस और माइनस डिस्कस करते हैं मीटिंग्स के अंदर, कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, इसका नेगेटिव ये हो जाएगा। तो ये कौन से स्टेप में प्लानिंग प्रोसेस में आता है? क्या जब हम डेवलप करते हैं प्लानिंग प्रीमाइसिस तब आता है, या जब हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं तब आता है, या हम इवैल्यूएट करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स को तब आता है, या सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव? अगर आप आंसर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो एंड है, एंड में जाके इवैल्यूएट करने के बाद हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव बहुत पहले की कहानी है, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसिस के बाद आता है व्हाट प्रोस एंड कॉन वाला। तो सबसे इन चारों को पढ़ने के बाद अगर आंसर सही आप और मैं सोच पा रहे हैं तो आंसर होना चाहिए सी, यानी इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। यानी इवैल्यूएट का मतलब है उसके प्रोस एंड कॉन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, और यस, सही आंसर है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां आपने बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1, प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस।
Statement number 2, sometimes the cost incurred for planning may not justify the benefit derived from the plan. You have to choose out of these four options. The option 1 is statement 1 is true and 2 is false. B, statement 2 is true and 1 is false. Third, both the statements are true. Fourth, both the statements are false. तो क्या है राइट ऑप्शन, आप सोच के बताएंगे. Planning is the most challenging activity for the management as it guides all future actions. It seems to be correct. Sometimes the cost incurred for planning may not justify the benefit. होता है कई बार इतना कॉस्ट इंकर कर देते हैं प्लानिंग के अंदर, बट जो उससे फायदा मिलता है वो इतना बड़ा फायदा नहीं मिलता. तो आपका मेरा आंसर अगर मैच करेगा तो वो करेगा जब हम लिखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और वो आंसर है हमारा सी. यस, सी इज द राइट आंसर. पॉपअप होके आ गया सामने. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आइडेंटिफाई द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बीइंग हाइलाइटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो. मैं आपको बता दूं यहाँ पे पिक्चर नहीं प्लेस किया गया, बट मैं एक पिक्चर आपको खुद करके बताता हूँ और आप देखना कि क्या आपको समझ आ रहा है. मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास मेरा जो पियोन है, ऑफिस बॉय है, वो लेके आता है और चाय पकड़ाता है मुझे. इस इमेज को आप विजुलाइज कीजिए और विजुलाइज करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसके अंदर. यानी मेरा एक ऑफिस बॉय, ऑफिस पियोन है, वो लेके विद ड्यू रिगार्ड टू हिज सर्विस, सारी सर्विसेज अच्छी होती हैं. कभी ऑफिस मेरा ऑफ होता है तो कई बार तो मैं अपने ऑफिस में कोई आया उसको खुद पानी पिलाता हूँ, तो कोई बुराई नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जो इमेज है वो इमेज आप अपने मन में बनाइए, पिक्चर मन में बनाइए कि मेरा पियोन आके पानी मुझे पिला रहा है. अब बताइए इनमें से कौन सा बैरियर है इफेक्टिव का, उसके मेरे बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाएगा. क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ है, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टेटस है. क्योंकि आप जानते हैं सिमेंटिक बैरियर होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. तो ये चारों के चारों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, चारों के चारों. तो चारों के चारों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बट उसमें से कौन सा बैरियर आपको लगता है जो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा देगा. तो अगर आपका मेरा आंसर सही मैच करेगा जब आप आंसर लिखेंगे यस डी. वाई डी? ये डी थोड़ा पॉपअप हो गया, ठीक है ना, बाहर आ गया. क्यों? क्योंकि उनके मेरे में स्टेटस में फर्क है. तो शायद हो सकता है, मेरा नेचर तो ऐसा नहीं है, बट शायद नॉर्मली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि जो टॉप लेवल पे बैठा है, जो चाय वाले से वो इतनी कम्युनिकेशन ना करे या चाय वाला भी कंफर्टेबल फील ना करे, तो ये एक बैरियर हो सकता है. नेक्स्ट 16, डैश मार्क इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. और ये सबको पता है, आंसर बहुत बच्चों वाला आंसर है. और हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपका एग मार्क का आ सकता है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए आ सकता है. एफपीओ आ सकता है जहाँ पे फ्रूट्स प्रोसेस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आ सकता है. आईएसओ सर्टिफिकेट आप देखते हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो आईएसओ आ सकता है. तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए आईएसआई. आपका मेरा आंसर मैच कर गया. बड़ा जल्दी क्रैक करना था क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जो बहुत जल्दी इजीली आपको आते होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम इज करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से कौन सा इनमें से क्लेम करेक्ट है, सोच के बताइए. इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड. तो डेफिनेटली ये मोबिलाइज करता है सेवर्स की फंडिंग को और जहां पर जिनको पैसा चाहिए होता है. बी, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द हाउस होल्ड, जो पैसा सेव करता है, और बिजनेस जिसको इन्वेस्ट करना है. बिल्कुल सही है. इट इन्वेस्ट द मनी इट हैज अवेलेबल इन इट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. बिल्कुल सही बात है कि जो बेस्ट प्रोडक्टिव यूज है वहीं पर पैसा लगाएगा, या ऑल ऑफ द अबव. तो आपका आंसर क्या है, सोच के बताइए. सोचिए और फिर मैच करते हैं आपके मेरे आंसर के साथ. और हां, अगर आपका आंसर आ रहा है कि सर मुझे तो ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, तो आपका लगना बिल्कुल सही है, बिकॉज आपका लगना और मेरा लगना बिल्कुल मैच कर रहा है और आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी वो पॉपअप कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ऐसी कौन सी चीज़ जो हम आगे फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते. ए ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. बी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी है अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. और ऑल ऑफ द अबव. अगर बी आपको आंसर लग रहा है तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज यस अथॉरिटी हमने सिखाया आपको डेलीगेट कर सकते हैं. सी लगेगा तो सी में भी अथॉरिटी वर्ड आ रहा है, तो बी और सी तो हो नहीं सकते. तो एलिमिनेशन प्रोसेस में बी और सी हटा दीजिए. जब बी और सी हट गया तो डी तो अपने आप हट गया ऑल ऑफ द अबव. तो बचा कौन सा, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, और जवाबदेही जो आंसरबिलिटी है अकाउंटेबिलिटी वो भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते. तो आंसर शुड बी ए. यस, राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रांडिंग. अब आपने ब्रांडिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो बताएंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्रांडिंग से रिलेटेड नहीं है. पहला, इट डज नॉट हेल्प इन बिल्डिंग कस्टमर्स लॉयल्टी एंड promoting the sale. B, it is a process of giving a name, term, sign, symbol, design, or some combination of them. It helps in identifying and distinguishing the products from competitors' product. And D, brand name, brand mark, and trademark are terms related to the branding. छोटा सा एग्जांपल है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे अकाउंट्स गुरु का. इट्स अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, फुल मार्क्स मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. तो ये 2-3 ब्रांड्स हैं जो मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं. ये सिंबल, साइन, लोगो हेल्प क्या करते हैं, बी
यस करता है, इट्स अबाउट गिविंग अ नेम टर्म सिंबल, तो बिल्कुल सही है। सी, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट, यस। तो जहां भी ये एजी का लोगो होता है, आजकल तो मैंने देखा स्कूल के इंटर स्कूल कंपटीशन में, मैं एक स्कूल में गया, वहां लोगो दिखा के पूछा गया कि ये लोगो किसका है, तो वहां लोगो बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया, अकाउंट्स गुरु। तो हैट्स ऑफ टू द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स। थर्ड, डी, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ है। तो जो ए है उसमें एक वर्ड डाल दिया गया, इट डज नॉट, वो बच्चों को दिखता नहीं है, तो वहां पे देखना है इट डज नॉट हेल्प इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। अगर आप देखेंगे तो ब्रांड तो डेफिनेटली कस्टमर लॉयल्टी को एनहांस करता है और सेल्स को प्रमोट करता है। तो द राइट आंसर जो था विच इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रांडिंग इज द आंसर ए, कि जो ए है बिल्कुल गलत वर्ड है, डज नॉट जो लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कस्टमर। तो आपका मेरा राइट आंसर होना चाहिए ए, और बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नीड्स एज पर द अब्राहम मैस्लोज हिरार्की थ्योरी। आपने पढ़ी होगी 5 जो मैस्लोज हिरार्की थ्योरी में है, बट अब उसने उसका ऑर्डर पूछा है, हिरार्की पूछा है, यानी ए बी सी डी ई, यानी 1 2 3 4 5, आप उसको अरेंज कीजिए ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस के अंदर। तो 5 गिवन है, सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, फिर डिस्कस करेंगे आपका मेरा कॉमन आंसर क्या है। तो इन सब में से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान यानी बेसिक नीड्स होना जरूरी है, तो आंसर 2 इज शुड बी द फर्स्ट वन। जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है उसके बाद आपको चाहिए होता है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स, और वो है आंसर नंबर 1। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 1। तो देखिए 2 और 1 कहाँ आ रहा है, वो ऑप्शन 1 में आ रहा है, 1 में ए में आ रहा है, ठीक है। बी में नहीं आ रहा तो बी को डिस्कार्ड कर दो, सी में नहीं आ रहा सी को डिस्कार्ड कर दो, बी और सी एलिमिनेट हो गए, यानी अब आपका आंसर ए और डी में से होगा, है ना। बट डी के अंदर सेकंड के बाद आ रहा है थर्ड, जबकि वो गलत है। सेकंड के बाद क्या आना चाहिए था, फर्स्ट आना चाहिए, तो डी भी डिस्कार्ड हो गया। तो आपको पूरा पांचों अगर नहीं भी आते तो कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा माइंड लगा के आप इनको क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग के 2 ऑर्डर पता है, पहला नंबर 2 जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड है, बेसिक नीड्स, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, तो थर्ड आपको अपने पता लग जाएगा कौन सा है, बिलोंगिंग या एफिलिएशन नीड। फोर्थ शुड बी दी एस्टीम, सेल्फ एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आंसर होगा मेरा, आपका मैच करेगा कब, जब आप लिखेंगे ए। तो आई होप ये आंसर्स पूरे सिलेबस के मैंने बेस्ट और बेस्ट लेके आया हूँ सीरीज। इस सीरीज में पहला एक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ये नेक्स्ट पार्ट 2 था। अगर आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि पहले का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और आपने कहा सर और बनाइए, तो दे दिया, और अच्छा लगा तो मैं एक और सीरीज लेके आऊंगा इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं। डू लाइक सब्सक्राइब, और आने वाले अदर एग्जाम्स के लिए भी बने रहिएगा, और सीयूटी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल अकाउंट्स ग्रुप पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कम टाइम के अंदर लेके आऊंगा। और थैंक यू ऑल फॉर ए लव एंड सपोर्ट। और अभी रिसेंटली आप लोगों की वजह से मुझे अवार्ड मिला अमेजॉन से मेंटर ऑफ द मंथ का, वो सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं जल्दी एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू।